और क्यों ये एक सवाल बन चुका है कि क्या वाकई ये जंग अब नहीं रुकेगी, क्योंकि ट्रंप के समझौते के बयान के बाद इजराइल पर बड़े हमले को लेकर आज खबर है। दूसरी सबसे बड़ी बात, नेतन्याहू का ऐलान, डील के बाद भी नहीं रुकेंगे हमले। वहीं आपको बता दें, मिडिल ईस्ट पहुंचे 2000 अमेरिकी सैनिक भी आज की बहुत बड़ी खबर है। और क्या ये नए हमलों की तैयारी है? अब एक एक डिटेल, क्योंकि ट्रंप के दावों का ईरान ने मिसाइल से जवाब दिया है और ये तेल अवीव की मार्केट पर ईरानी मिसाइल गिरी है। तस्वीर के साथ साथ खबर तेल अवीव के रिहायशी इलाके पर मिसाइल हमले को लेकर, हमले से कई गाड़ियों में लगी आग की ये तस्वीर देखिए। तेल अवीव पर ही खुर्रम शेर 4 मिसाइल से अटैक, रिहायशी इलाके, मिसाइल के टुकड़े कैसे गिरे ये वो तस्वीर आपके सामने होगी। इन हमलों में 6 लोगों की मौत की खबर है। अंदर तक की आपने आज वो तस्वीरें थोड़ी देर पहले मनीष दिखाई थी। इस वक्त स्थिति क्या है, क्योंकि बड़े स्तर पर वहां पर रेस्क्यू का काम हो रहा था, बड़े स्तर पर बैक टू बैक हमलों के बीच पहुंचे नुकसान की जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें यह साफ है कि तेल अवीव में अब जो हमले हो रहे हैं उसमें कई लोगों की जान तक गई है। मनीष, बिल्कुल सुरभि, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि बस राहत की बात यह है कि पिछले एक आध घंटे से ईरानी मिसाइल नहीं आए हैं, अब कभी भी आ सकते हैं। और वैसी स्थिति में एक बार फिर से उसी प्रोटोकॉल का पालन करना है, यानी कि सायरन बजे और सभी को बंकर में जाना है। और ये हालत केवल मेरा या मेरे कैमरा सहयोगी का नहीं है, बल्कि इजराइल में रहने वाले 1 करोड़ लोगों का है कि जैसे ही ईरान के मिसाइल आते हैं उन्हें बंकर में जाना पड़ रहा। तबाही हो रही है जहां पर कि मिसाइल इंटरसेप्ट होते हैं, उनके टुकड़े गिरने से हो या फिर कई बार मिसाइल के डायरेक्ट हिट होने से हो। आज जब मिसाइल आई उसको इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई तो उसके टुकड़े 4 जगह पर गिरे, जिसकी वजह से 6 लोग घायल हुए और कई बिल्डिंग को काफ़ी नुकसान पहुंचा और उसकी तस्वीरें हम सब ने दिखाई। एक बड़ी बात यह है कि इन सब के बावजूद इजराइल की तरफ से जो एयर स्ट्राइक है वो ईरान पर कंटिन्यू है, जैसा कि कल इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कह भी दिया था कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो भी बातचीत के लिए कहा हो, लेकिन अभी हमारा स्ट्राइक जारी रहेगा। और उसी के तहत आईडीएफ की तरफ से आज कहा गया है कि लेबनान में और ईरान में दोनों जगह पर स्ट्राइक जारी है, बल्कि ईरान में उन्होंने कुछ मिसाइल बनाने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को डिमोलिश करने के वीडियो भी अभी रिलीज किए हैं आईडीएफ की तरफ से। आप ये कह रहे हैं कि इजराइल में यही एक और बड़ी खबर पर मैं एक्सपर्ट से सवाल करना चाहती थी कि हमले अभी भी जारी हैं और ये आईडीएफ ने खुद अब कंफर्म भी कर दिया है कि हमले अभी भी और बड़े स्तर पर होते रहेंगे, हमले जारी रहेंगे। इसकी एक एक डिटेल सामने रखूं उससे पहले एक और बड़ी खबर है, और इजराइल के किरियत शमोना पर यह बड़ा हमला है, जहां हिजबुल्लाह ने किरियत शमोना पर रॉकेट दागे हैं। किरियत में ही राष्ट्रपति हर्जोग के पीसी के बाद यह अटैक हुआ है। इस हमले के बाद कुछ देर इजरायली राष्ट्रपति शेल्टर में भी गए, ये रिपोर्ट में दावा किया गया। किरियत शमोना पर अल जजीरा की ये रिपोर्ट, जहां राष्ट्रपति के पीसी के बाद हमला और कुछ देर इजरायली राष्ट्रपति भी शेल्टर में रहे। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के सीज फायर दावे को ईरान ने ठुकराया। तनाव के बीच ईरान की ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक ही एक और बड़ी खबर है। ईरान ने इजरायली ठिकानों पर मिसाइलें दागी हैं। ट्रंप की डील के बाद जंग थमने की बजाय और भड़क गई है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के दावों पर ईरान का मिसाइल से जवाब, क्योंकि आईआरजीसी ने हमले का 78वां फेज अब शुरू कर दिया है। दिमोना, तेल अवीव, एलात, हाइफा पर हमले, इमाद और कदर मिसाइल सिस्टम से ये हमले, यूएस बेस को भी नुकसान पहुंचाने का आईआरजीसी का ये दावा। सुधाकर सर, अब सवाल आपसे होगा, क्योंकि ट्रंप के दावों का मिसाइल से जवाब दिया जा रहा है। इसी इंफॉर्मेशन के बाद आपके पास आ रही हूं सर, क्योंकि ट्रंप के समझौते के बयान के बाद आईआरजीसी ने हमला किया है और ईरानी सेना ने हमले के 78वें फेज के तहत मिसाइलें दागी हैं। खबर यह है कि इजराइल के 4 बड़े शहरों पर एक साथ मिसाइलें दागी गई हैं। बैलिस्टिक मिसाइल के साथ क्लस्टर म्यूनिशन से हमला, दिमोना और तेल अवीव के साथ हाइफा पर हमले, यही रिपोर्ट में दावे भी किए गए हैं। और तेल अवीव में जिस तरीके से फिलहाल हमले हुए, इसके बारे में मनीष से हमने जानकारी ली, लेकिन ट्रंप के दावों का क्या अब मिसाइल से ही दिया जा रहा है जवाब? सुधाकर सर।
सुरभि, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपने आपके शो के लिए मुझे इनवाइट किया। मेरे डिस्टिंग्विश को पैनलिस्ट, उनको भी शुभकामनाएं और व्यूअर्स को भी शुभकामनाएं। जहां तक सवाल आपकी है, सवाल के जवाब में इतना ही मैं कहूँगा कि डोनाल्ड ट्रंप वो वाकई एक्चुअली बातचीत शुरू किए हैं या नहीं किए हैं, इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है। ईरान के तरफ से लगातार यही आ रहा है कि टाइम टू टाइम उनको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका डिमांड एक ही है, वो डिमांड है परमानेंट सोल्यूशन। परमानेंट सोल्यूशन में एक एश्योरेंस ये भी ले रहे हैं कि कोई अटैक नहीं करना चाहिए। नंबर 2, वो जो करना चाहते हैं वो करना चाहिए, यानी कि ऑटोनॉमी, कंप्लीट ऑटोनॉमी। चाहे मिसाइल बनाना है, न्यूक्लियर एनर्जी, देश को जैसे चलाना चाहता है चलाएंगे, और नो अटैक, नो एग्रेशन, इसके ऊपर एश्योरेंस जब तक नहीं होगा तब तक ये लड़ाई को जारी रखेंगे। यहीं पे सवाल आता है, क्या ईरान के पास काबिलियत है? मैं बताऊंगा, ये एक स्लो इंसर्जेंसी और एसिमेट्रिक वॉरफेयर का ये जीत होने वाली है। और एसिमेट्रिक वॉरफेयर का जो जीत है, पुरानी कहावत है, ये ना जीत के भी जीतते हैं, और जो कन्वेंशनल वॉर होता है वो जीतने के बावजूद भी हार जाते हैं। तो ये वाले जो कॉन्ट्रडिक्शन है और कंपैरिजन है, इसको समझना निहायत ज़रूरी है। इनके पास हथियार, मिसाइल और ड्रोन्स चीप मोड पे, उनका मेन मुद्दा है कि अमेरिका और इजराइल का जो कॉस्ट ऑफ विनिंग को बढ़ाना है। महंगाई, मतलब इनका जो दाम है, वो दाम को इतना उच्च स्तर पे ले जाते हैं ताकि इनको ये नाकामयाब बनाने के हासिल हो जाएंगे। बैक टू यू सुरभि। बिल्कुल सर, और इसी दबाव की वजह से क्या डोनाल्ड ट्रंप को अब ये दावे करने पड़ रहे हैं? अमेरिकी फोर्स की तैनाती को लेकर खबर है, अभी भी रास्ते में आगे बढ़ रही है मरीन यूनिट, और अलर्ट पर अमेरिकी 82 एयरबोर्न डिवीजन है। हालांकि जमीनी सेना की तैनाती पर ट्रंप मंथन कर रहे हैं, और ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर भी सस्पेंस बरकरार है। अब मिडिल ईस्ट में बड़े ऑपरेशन की तैयारी को लेकर ही अगला सवाल एक्सपर्ट से करें, उससे पहले ये इंफॉर्मेशन, क्योंकि पहली मरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट पैसिफिक से मिडिल ईस्ट की ओर रवाना हुई है। 82nd एयरबोर्न डिवीजन को भी तैनाती के लिए तैयार रहने के आदेश है। जमीनी सेना भेजने के विकल्प पर ट्रंप विचार कर रहे हैं, इसका मतलब समझना जरूरी है, क्योंकि अभी ग्राउंड ट्रूप्स के इस्तेमाल पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है, और किन हालात में सेना उतारी जाएगी यह भी साफ नहीं है। लेकिन क्षेत्र में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिकी सैन्य विकल्प मजबूत डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। लेकिन खबर अब हॉर्मुज डेडलाइन के बीच अमेरिका की एंट्री को लेकर भी है, क्योंकि खबर है हजारों अमेरिकी मरीन की तैनाती जारी है। खबर है अमेरिकी वॉरशिप के साथ बड़ी सैन्य मौजूदगी को लेकर। ईरान संकट के बीच अमेरिकी नेवी की ताकत का यह प्रदर्शन, जहां यूएसएस त्रिपोली और यूएसएस न्यू ऑरलिंस की यह तैनाती। तो हॉर्मुज डेडलाइन के बीच अमेरिकी एंट्री का मतलब क्या है? फिलहाल खबर है करीब 2200 अमेरिकी मरीन मिडिल ईस्ट में तैनाती के लिए भेजे गए हैं। 31st मरीन एक्सपीडिशनरी इकाई इस मिशन का हिस्सा है। यूएसएस त्रिपोली और यूएसएस न्यू ऑरलिंस भी तैनाती में शामिल है। ये तैनाती हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ट्रंप की डेडलाइन के बीच हो रही है। हालांकि सेंट्रल कमांड एरिया में फोर्स की मौजूदगी तेजी से बढ़ाई भी जा रही है, और ईरान के साथ बढ़ते तनाव के बीच ये बड़ा सैन्य मूव माना जा रहा है, और इस तैनाती से ही क्षेत्र में टकराव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। लेकिन अब एक और इंफॉर्मेशन, क्योंकि ट्रंप ने क्या कहा ये समझिए। वेनेजुला से बातचीत हो रही है। एक और बड़ी बात, ट्रंप ने क्या किया? वेनेजुला के राष्ट्रपति मदुरो को पकड़ा। ट्रंप ने क्या कहा था? ईरान से बातचीत कर रहे हैं। ट्रंप ने किया क्या? ईरान पर सबसे बड़ा हमला किया। ट्रंप ने कहा था रूस से सीज फायर पर बात हो रही है, लेकिन ट्रंप ने किया क्या? यूक्रेन को हमले के लिए और हथियार दिए। ये इंफॉर्मेशन इसलिए आपके सामने पहले थी क्योंकि अब आगे इसी आधार पर एक्सपर्ट से एक बड़ा सवाल करेंगे। फिलहाल इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करते हुए वही सवाल आपके सामने कि क्या डोनाल्ड ट्रंप का बयान वाकई में संधि की पेशकश थी? दूसरा बड़ा सवाल, क्या ट्रंप ने यह बयान भटकाने के मकसद से दिया? सज्जनार सर, अशोक सर, आपके पास इन सवालों के साथ आ रही हूं, क्योंकि क्या संधि पर बयान देने के बावजूद सेना भेजकर डोनाल्ड ट्रंप कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं? और क्या ट्रंप ईरान का ध्यान युद्ध से हटाना चाह रहे थे? अशोक साहब। सर प्लीज अनम्यूट। आई एम सो सॉरी, थैंक यू वेरी मच। बहुत धन्यवाद सुरभि आपका। देखिए, जब से ये राष्ट्रपति ट्रंप ने बातचीत हो रही थी उनकी
ओमान के जो विदेश मंत्री हैं उनके बीच में बातचीत करवा रहे थे, परंतु उन सब बातचीत को उन्होंने एक किनारे रखकर उनके ऊपर हमला बोल दिया है। और फिर उन्होंने जो सोचा था, जिससे आप बता रहे हैं, जो उन्होंने सोचा था वेनेजुएला मॉडल को यहाँ पर ले आएंगे, वो बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। उसको बिल्कुल भी कार्यान्वित करने में वो सफल नहीं रहे हैं। तो इसीलिए आप देख रहे हैं जो घर में उनके विरुद्ध ऑपोजिशन बढ़ रहा है, अमेरिका में उनके विरुद्ध ऑपोजिशन बढ़ रहा है, इस युद्ध के विरुद्ध ऑपोजिशन बढ़ रहा है, बाजार में चीजें महंगी होती जा रही हैं, बाजार में एनर्जी के प्राइसेस, जैसे विश्व में एनर्जी के प्राइसेस ऊपर हो रहे हैं सुरभि, वहां पर भी गैस स्टेशन पर प्राइसेस ज्यादा हो रहे हैं। तो उन्हें दिखाई दे रहा है जो ये इलेक्शंस होने वाले हैं नवंबर में, वो उनके लिए मुश्किल बहुत पैदा कर सकते हैं। इसीलिए वो कुछ ना कुछ करके वहां से निकलना चाहते हैं। अभी तक, जैसे जनरल सुधाकर जी ने बताया, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, अभी तक ये नहीं मालूम है जो उन्होंने किसी से बात की है या नहीं की है, और कहीं पर बातचीत होगी भी या नहीं होगी। परंतु उनको तो ईरान बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं है, और इजराइल के हाथ में भी ये मौका आया हुआ है, वो भी मानने को तैयार नहीं है। तो ये देखना पड़ेगा आगे क्या होता है। ये तो बात हो सकती है जो वो उनका बहलाने के लिए, ध्यान हटाने के लिए वो कर रहे हैं, परंतु जो भी बातचीत भी होगी सुरभि, इसमें वो अपना प्रेशर बनाकर रखना चाहते हैं। इसीलिए मरीन्स को ला रहे हैं यहां पर। ऐसा नहीं जो भाई हमारे पास भी कोई कार्ड्स नहीं है, ऐसा नहीं वो दिखाना चाहते, और इसीलिए मरीन्स वो ला रहे हैं जिससे कि दबाव ईरान के ऊपर बना रहे, और जो आखिरी जो नतीजा निकल कर आता है वो उनके अपने फायदे के लिए हो, ना कि पूरी तरीके से ईरान के फायदे के लिए। सर, एक और पहलू सिकेगा, क्या अब इसी बयान या इन तमाम दावों के बीच वो टाइम बाय करते हुए अलग स्तर पर तैयारी करना चाहते हैं? खाड़ी देश करेंगे हमला, ये खबर बहुत बड़ी है, और इस हालात के बीच में खाड़ी देश कैसे हमला करेंगे, कौन करेगा हमला, यही एक एक इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि हॉर्मुज की जंग, खाड़ी देश करेंगे हमला। जहां आपको बता दें, हॉर्मुज स्ट्रेट में बदले की जंग ही एक सबसे बड़ी खबर है। ईरान फिर बिछा रहा है माइन, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ही ईरान को चुनौती, जहां हमला करेंगे खाड़ी देश। और अमेरिका की ऑयल रिफाइनरी में धमाका, हादसा या साजिश, करेंगे एक्सपर्ट से सवाल। लेकिन पहले खबर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत जल्द खुल जाएगा। हॉर्मुज पर जॉइंट कंट्रोल का ट्रंप का बड़ा दावा है। अयातुल्ला के साथ मिलकर मैनेजमेंट की ये बात, ट्रंप ने सीरियस रिजीम चेंज के अब संकेत भी दिए हैं। क्या कहा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, सुनिए। That'll be opened very soon if this works. How soon? And who's in control of it? Will Iran still be able to control the flow of oil? Be jointly controlled. By whom? Maybe me. Maybe me. Want the United States? हालांकि खबर है कि ईरान की धमकी के बाद ट्रंप पीछे हटे। ट्रंप ने वापस लिया 48 घंटे का अल्टीमेटम। ट्रंप की बातचीत के दावे से ईरान का इनकार, और ईरान ने कहा अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं। ट्रंप की बाजार को स्थिर करने की ये रणनीति, एक्सपर्ट्स का दावा। तो ईरान की आगे ट्रंप का सरेंडर। मनीष, इसी को लेकर करूंगी आपसे सवाल, क्योंकि ट्रंप ने ईरान पर हमले का 48 घंटे का अल्टीमेटम वापस लिया है, और ईरानी वार्निंग के बाद पावर प्लांट पर हमले 5 दिन के लिए टाल दिए गए। हालांकि ट्रंप तो दावा कर रहे हैं कि दोनों देशों के बीच सकारात्मक, रचनात्मक बातचीत, जबकि ईरान का दावा है कि तेहरान और वॉशिंगटन के बीच कोई बातचीत नहीं है। डेटरेंस हासिल होने तक जवाबी कार्रवाई भी जारी रहेगी, ये बात ईरान कह रहा है। ट्रंप का बयान बाजार को स्थिर करने और कुछ और समय पाने की ही रणनीति है। मनीष, बिल्कुल सुरभि, देखिए मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब ये कहा कि वो ईरान के साथ बातचीत कर रहे हैं, उसको लेकर जो अब कुछ जानकारी और सामने आई है, तो ऐसा लग रहा है कि ये बातचीत डायरेक्ट ना होकर मध्यस्थ के थ्रू हो रही है। और उसमें व्हाइट हाउस की तरफ से ये बात कही गई है इशारों में कि पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने जो है सो ट्रंप से बात की थी। तो कहा यह जा रहा है कि सब तो हो सकता है कि ईरान में जो ईरान के संसद के स्पीकर हैं गालिबाफ, जो कि बहुत ही कट्टर नेता माने जाते हैं, वो पाकिस्तान जाएंगे, और यहाँ से ट्रंप के दामाद और स्टीव विटकॉफ, ये दोनों पाकिस्तान जाएंगे और वहाँ पर बातचीत होगी। हालांकि अब देखते हैं कि अगला 3-4 दिन बचा हुआ है। एक और सवाल, जॉइंट कंट्रोल को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का दावा, मनीष, होती है, बातचीत होती है या नहीं?
देखिए, जहाँ तक हॉर्मुज स्ट्रेट का सवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर वहाँ पर अमेरिका का प्रभुत्व खत्म होता है और वहाँ पर ईरानी प्रभुत्व बरकरार रहता है, तो वैसी स्थिति में आप समझिए कि आने वाले दिनों में पूरे मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स ही बदल जाएगी। पूरे गैस को लेकर जो दुनिया का समीकरण है वो बदल जाएगा। और इसीलिए हो सकता है कि बातचीत में ये शर्त रहेगी कि जैसा कि प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि ज्वाइंट ऑनरशिप रहेगी, तो मैं उसको ऐसे देख रहा हूँ कि इसका मतलब सऊदी, कतर, यूएई, इन सबको अभी तक वो अमेरिका को पैसा देते थे, अब उनको अमेरिका के साथ साथ ईरान को भी पैसे देने होंगे। तो ये स्थिति बन सकती है, लेकिन फिलहाल अभी तो यही दिखाया ईरान ने कि असली दादा हॉर्मुज स्ट्रेट का वही है। दो अशोक सर, मैं आपसे इसी को लेकर सवाल जरूर करूंगी, क्योंकि यहाँ सीरियस चेंज ऑफ रिजीम को लेकर डोनाल्ड ट्रंप जो दावा कर रहे हैं, इस पर आपसे सवाल करूं उससे पहले हॉर्मुज में ईरान ने समुद्री माइंस बिछाए हैं और अमेरिकी अधिकारियों का यह बड़ा दावा है कि बातचीत के बीच ही समुद्री तनाव बढ़ा है। तेल सप्लाई रूट पर गहराया खतरा और मिडिल ईस्ट में टकराव और बढ़ने के संकेत। जल्द इंफॉर्मेशन वॉल का रुख करती हूं, क्योंकि हॉर्मुज में ही ईरान ने समुद्री माइंस बिछाई हैं और ये हॉर्मुज को लेकर ये अमेरिकी अधिकारियों का सनसनीखेज दावा है, जहां दावे के तहत सबसे बड़ी बात, डील के बीच ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में अंडर वाटर माइंस बिछाई हैं। करीब 1 दर्जन समुद्री माइंस स्ट्रैटेजिक जगहों पर बिछाई गई हैं और ईरान अमेरिका डील के बीच ही तेहरान पर माइंस बिछाने के आरोप। वहीं एक और बड़ी बात, हॉर्मुज में माइंस बिछने से ग्लोबल एनर्जी सप्लाई पर बढ़ता खतरा। हालांकि इस बीच खबर है अमेरिका इजराइल को ईरान की डायरेक्ट वार्निंग को लेकर, क्योंकि अब ईरान ने पूरे खाड़ी में माइंस बिछाने की धमकी दी है। द्वीपों पर हमले हुए तो खाड़ी में माइंस बिछाएंगे और ड्रिफ्टिंग माइंस समेत अलग अलग नेवल माइंस तैनात करने की यह धमकी दी गई है। समुद्री रास्ते पर पूर्ण नियंत्रण का दावा। क्योंकि अमेरिका और इजराइल को ईरान ने खाड़ी में माइंस बिछाने की धमकी दी है और ईरानी कोस्ट या द्वीपों पर हमले हुए तो खाड़ी में माइंस बिछाई जाएंगी। हालांकि बड़ी बात यह है कि अमेरिका इजराइल को जवाबी कार्रवाई की खुली चुनौती दे दी गई है और खाड़ी के सभी समुद्री और कम्युनिकेशन लाइंस प्रभावित भी की जा सकती हैं। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले देशों को ईरान से तालमेल करना होगा और ईरानी डिफेंस काउंसिल ने भी सैन्य नियमों के तहत ही कार्रवाई की बात कही है। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है, क्योंकि ईरान के खिलाफ खाड़ी देशों की बड़ी तैयारी, जहां जंग में बड़ी भूमिका निभाने के लिए खाड़ी देश तैयार है। अब अहम एयरबेस के इस्तेमाल पर सऊदी की इजाजत और अमेरिका करेगा सऊदी का अहम एयरबेस इस्तेमाल। हालांकि ईरानी एसेट्स फ्रीज करने की तैयारी में है यूएई। अब ईरान के खिलाफ खाड़ी देशों का ये प्लान आखिर है क्या? क्योंकि युद्ध में बड़ी भूमिका निभाने के लिए खाड़ी देशों का तैयार रहने का मतलब, सुधाकर सर सवाल आपसे, क्योंकि हमलों के जवाब में मजबूत कदम उठाने की ये तैयारी है और अमेरिका को ईरान के खिलाफ सैन्य एक्शन में मदद। हालांकि सऊदी ने अहम एयरबेस के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है और ईरान एसेट्स फ्रीज करने की तैयारी यूएई कर रहा है। खाड़ी देशों के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर ईरानी हमलों को लेकर ही खबर आई है, लेकिन अब इस तैयारी का मतलब क्या है सर? कि क्या अब एस्केलेट होती सिचुएशन में इन लोगों का ये साथ और ज्यादा ईरान के खिलाफ मजबूती खाड़ी देशों के इसी प्लान के तहत ये साफ हो रहा है सर? सुरभि, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। ये सवाल के जवाब में मैं 3-4 पहलुओं को हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला, खाड़ी देश के जितने एनर्जी सेक्टर यानी कि एनर्जी सेगमेंट ये काफ़ी डैमेज्ड या डिस्ट्रक्शन की कंडीशन में पड़े हैं, इनको वो रेस्टोर करने की कोशिश करेंगे क्योंकि पूरा विश्व का लाइफलाइन ये है। उनका खुद का रेवेन्यू यही से जनरेट होता है, वो एक्सपोर्ट करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, एक अलायंस, थोड़े दिन पहले एक अलायंस ओपन सोर्स में नहीं निकला था, अलायंस बनते हुए हमें खबर मिली थी कि उसमें कतार, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड यूएई ये डिसाइड कर रहे थे कि 3 से 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर जो यूएस में इन्वेस्ट कर रखे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह वगैरह, और सिक्योरिटी है और सेफ्टी, सोशल सिक्योरिटी, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका रिसर्च एंड डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वहाँ से विड्रॉ करने की ये फैसला कर रहे थे। मेरे सूत्र के मुताबिक ये उसको अभी थाम दिए हैं और अमेरिका से विड्रॉ नहीं करेंगे, नंबर 2। नंबर 3 है, सबसे आज के दिन में जो चुनौती है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इतना आसान ऑब्जेक्टिव नहीं है। एम्फीबियस शिप अगर भेज देते हैं वो आसानी से, ये एक लड़ाई होगी ब्लड बाथ की लड़ाई। ये ब्लड बाथ की लड़ाई में ट्रूप्स ऑन ग्राउंड की निहायत ज़रूरी है, क्योंकि ईरान का जो डिफेंस आर्किटेक्चर है ये ज़मीन के ऊपर, पहाड़ियों के ऊपर या पानी के ऊपर नहीं है, ये ज़मीन के नीचे उनका अलग अलग टनल नेटवर्क बना हुआ है और सिटीज़ बना रखे हैं, लॉजिस्टिक नोड्स बना रखे हैं
हैं, उनका जो कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन सर्वेलेंस इंटेलिजेंस लॉन्च पैड्स वगैरह बने हुए हैं, ये अलग अलग डेफिलेटेड पोजीशन में छुपे हुए हैं। इसके बारे में कोई जानकारी ना इजराइल को पता है, ना मोसाद को मालूम है, ना यूएसए को पता है। ये कोलिशन की जरूरत है ताकि वो सही खबर ले और सही तरीके से ये ऑफेंसिव ऑपरेशन जारी रखे। और ये ऑपरेशन मेरे अंदाज के मुताबिक ये सेकंड वियतनाम होने जा रहा है। अगर सही टाइम पे एक स्ट्रेटेजिक यू टर्न अगर नहीं करते हैं, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो या इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू नहीं करते हैं, सर ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अगली खबर भी यही है सर, नहीं रुकेगी जंग, नेतन्याहू का ऐलान। और जो बात अभी इस वक्त एक्सपर्ट कह रहे हैं उसी को लेकर आगे करे सवाल। उससे पहले नहीं रुकेगी जंग, नेतन्याहू का ऐलान। ऐलान क्या है? ट्रंप के शांति के बयान के बाद और आक्रामक इजराइल हो गया है और ये दक्षिणी तेहरान पर इजराइल ने बड़ा दावा कर दिया है। आईआरजीसी के एम्यूनिशन डिपो पर मिसाइल अटैक, हथियारों से भरे गोदाम में भयंकर धमाके की ये तस्वीर, जहां इस्फहान में गैस एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग पर यह हमला, मिसाइल हमले से गैस स्टेशन में धमाके की ये तस्वीर देखिए। ये पावर प्लांट के गैस पाइपलाइन पर अटैक है। अब ईरान के एक और पावर प्लांट पर विध्वंसक वार, जहां खुर्रम शहर में एनर्जी फैसिलिटी पर अटैक, गैस पाइपलाइन में जोरदार धमाका, इजरायली हमलों पर फार्स न्यूज की ये रिपोर्ट। डोनाल्ड ट्रंप के दावों को इजराइल ने हमलों से खारिज किया और इजराइल का ईरान पर यह सबसे बड़ा हमला। ईरान में 100 टारगेट पर एक साथ अटैक, आईआरजीसी के ग्राउंड फोर्स हेडक्वार्टर पर हमला, इजरायली एयरफोर्स ने बंकर बस्टर बॉम्ब गिराए हैं। तो ईरान की एनर्जी फैसिलिटी पर हमला, जहां बड़ी खबर है आईआरजीसी के वेपन डिपो पर हमलों को लेकर, जहां बड़ी खबर है एनर्जी फैसिलिटी पर हमलों को लेकर और गैस फैसिलिटी पर भी ये हमला। मनीष मेरे सहयोगी हमारे साथ है। मनीष, इन 4 तस्वीरों के साथ वही सवाल, क्योंकि 24 घंटे में 100 टारगेट पर हमले को लेकर ही खबर बढ़ी है। जहां दावे डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं और किस स्तर पर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, ये उसकी तस्वीर है। मनीष, बिल्कुल, देखिए अब तो ये बात साफ तौर पर दिख रहा है कि अमेरिका और खासकर राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि इस युद्ध से उनको एक ऑनरेबल एग्जिट मिल जाए, क्योंकि इससे अधिक वो अगर इस युद्ध को खींचेंगे तो फिर इसकी कीमत अमेरिका को चुकानी पड़ेगी, जिसके लिए अभी वो तैयार नहीं दिख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वो चाहते हैं कि कोई एक अच्छा सा बातचीत के जरिए या फिर किसी तरह से एक ऑनरेबल एग्जिट निकल जाए। जहाँ तक इजराइल का ताल्लुक है तो देखिए, इजराइल का प्राइमरी लक्ष्य पूरा हो चुका है, इस मायने में कि उसने एक बड़े पैमाने पर ईरान के मिलिट्री कैपेबिलिटी को नुकसान पहुंचाया है। ईरान की जो लीडरशिप है, चाहे पॉलिटिकल हो मिलिट्री हो, उसमें बहुत बड़े संख्या में उन्होंने लोगों को ख़त्म कर दिया है। तो इनको लगता है कि चलो ठीक है, 5-10 साल के लिए अब ईरान को दोबारा उतना ताकतवर होने में समय लगेगा और ऐसी स्थिति में 5-10 साल के लिए संकट टल गया है। लेकिन हाँ, ईरान के पर्सपेक्टिव से देखें तो ये जंग में इतना कुछ होने के बावजूद भी ईरान एक ऐसा विजेता बनकर निकला है। वो कहते हैं ना कि हार के जो जीत जाए वही सिकंदर है। तो इस जंग का असली सिकंदर ईरान बनकर निकला है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं बचा है। लेकिन इन सब के बीच जिस मिडिल ईस्ट से पूरे दुनिया का चूल्हा चौका चलता था, उस मिडिल ईस्ट में ईरान एक बड़ी ताकत के तौर पर उभरा है और अब वहाँ जो कुछ भी होगा, जो भी पॉलिटिक्स होगी, उसमें ईरान की रजामंदी अब अमेरिका को भी लेनी होगी। इस युद्ध से मोटा मोटी ये मुझे समझ इन्हीं 2 बड़ी बातों और सवालों के साथ अशोक सर आपके पास आऊंगी। नहीं रोकने की वार्निंग दे दी है, मिसाइल और परमाणु प्रोग्राम खत्म करने तक हमला, हिजबुल्लाह पर लगातार हमले जारी रखने का ऐलान और ईरान के 2 परमाणु वैज्ञानिकों को मार गिराने का भी दावा। כדי לממש את יעדי המלחמה בהסכם, הסכם שישמור על האינטרסים החיוניים שלנו. במקביל, אנחנו ממשיכים לתקוף גם באיראן וגם בלבנון. אנחנו קודשים את תוכנית הטילים ותוכנית הגרעין עד דק, וממשיכים לפגוע קשות בחיזבאללה. רק לפני ימים אחדים חיסלנו עוד 2 מדעני גרעין, והיד עוד נטויה. समझौते से पहले सीज फायर नहीं होगा, इजराइल के राजदूत रुबैन अज़ार का TV9 पर यह संसदीय दावा। ईरान में 2 लक्ष्य हासिल करके रहेंगे यूएस और इजराइल। ईरान में रिजीम चेंज, न्यूक्लियर प्लांट को खत्म करना टारगेट। ट्रंप और नेतन्याहू के बीच कोई मतभेद नहीं। People will continue to try to find a gap between President Trump and Prime Minister Netanyahu. Good luck with that.
time and again, we've seen that there is nearly no gap between the two because we agree on the aims of this operation, and that is to remove two existential threats. For us, are existential, but I think for the United States and the rest of the world, they are strategic threats, and we are concentrated in removing these two threats and maybe creating the conditions for the Iranian people to embrace their future. Okay, now, this can end with an agreement or without an agreement. Okay, I think it's fair that the President of the United States is trying to get an agreement. We support that. But it doesn't mean that we're going to get into a ceasefire immediately before an agreement is reached. अशोक सर, आज के हालात को देखते हुए सवाल यही, will they reach to an agreement? क्योंकि समझौते से पहले सीजफायर नहीं होगा, ये साफ हो चुका है सर। जी, बहुत इस समय तो बहुत मुश्किल लगता है जो किसी प्रकार का एग्रीमेंट, क्योंकि ईरान अपने मैक्सिमलिस्ट पोजीशन पर अड़ा हुआ है और अमेरिका वहां पर बता रहा है अपनी मैक्सिमलिस्ट पोजीशन पर। अभी इजराइल ने जो बताया है उनका भी ये कहना है जो वहां पर ईरान को बहुत हद तक उन्होंने डिकैपिटेट कर दिया है, उनकी स्पिरिचुअल लीडरशिप को, मिलिट्री लीडरशिप को तो खत्म कर दिया है और उनकी जो सारी स्ट्रेंथ और पावर है, मिलिट्री पावर है, उसको भी उन्होंने काफी हद तक क्षति पहुंचाई है। परंतु जो ईरान मांग रहा है, जो अगर ईरान वहां पर एकदम ऐसा हावी हो जाता है तो सारे जो देश हैं जिनके साथ, जो खाड़ी देश हैं जिसके साथ उनके संबंध अच्छे बेहतर होने लगे थे, वो फिर से ठीक अच्छे संबंध नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमने देखा है जो ईरान ने कैसे हमले किए हैं, कतार के ऊपर कैसे हमला किया है, ओमान जो कि नेगोशिएट करता था, यूएई के ऊपर सबसे ज्यादा हमले किए हैं, सऊदी अरेबिया पर भी हमले हुए हैं। तो ईरान की जो मैक्सिमल पोजीशन है, कोई अगर ये समझता है जो वो मान लिए जाएंगे, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। और जो अमेरिका की हैं वो भी मान लिए जाएंगे, वो भी ऐसी बात नहीं है। तो इसीलिए मैं समझता हूं जो इसमें ये मुश्किल होगी आगे चलते हुए, देखते हुए अगले 2-3 दिन में शायद हालात थोड़े से और साफ हो जाए। जो सर, इस हालात में क्या खाड़ी देशों के लिए अब समय नहीं आ चुका फैसला लेने का? ये सर इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि इजराइल भले ही अपने मोटिव्स को अचीव करने की उपलब्धि के तौर पर बात सामने रख रहा है, लेकिन ईरान ने भी तो इस स्तर पर इन सबको मुश्किल में डाल दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये दावे करने पड़ रहे हैं, क्योंकि ग्लोबली इसका असर दिख रहा है सर। और मिडिल ईस्ट और गल्फ स्टेट्स जहां पर इस वक्त स्टैंड करते हैं, उनकी तैयारी को लेकर भी थोड़ी देर पहले मैंने खबर बताई सर। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा मुश्किल जो है वो खाड़ी देशों के लिए आ गई है, क्योंकि वो यहाँ पर बिल्कुल ही जैसा उनके यहाँ पर स्टेबिलिटी थी, सिक्योरिटी थी, प्रॉस्पेरिटी थी, वो सब तो एकदम तबाह हो गई है, वो तो एकदम खत्म हो गई है। और उसके अलावा ईरान इतना हावी होता जा रहा है जो इनका तो एकदम अस्तित्व ही खत्म हो गया है। मतलब दे आर एट द रिसीविंग एंड, उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं, वो उसका कोई जवाब नहीं दे सकते हैं। तो ये उनके लिए जो सिचुएशन है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और जैसा आपने बताया, वो जरूर सोच रहे होंगे जो कैसे न केवल अपना बचाव किया जाए, परंतु ईरान के विरुद्ध भी कुछ ऐसे कदम उठाए जाएं। जैसे आपने अभी बताया, यूनाइटेड अरब एमिरेट सोच रहा है जो उनके जो सारे एसेट्स हैं उनको हम एकदम वो कर दें, उनको फ्रीज कर दें। तो इससे कुछ ना कुछ तो उनके ऊपर पुशबैक होगा, कुछ ना कुछ तो असर डालेंगे। हालांकि बैटलफील्ड पर वो नहीं जाए जिससे कि अपने को और एक्सपोज नहीं करें, परंतु फिर भी किसी ना किसी प्रकार से जो ईरान के पास शक्ति है उसको थोड़ा सा कम किया जा सकता है। लेकिन यही फैसले क्या सिचुएशन को और एस्केलेट नहीं कर सकते? ये सवाल इसलिए क्योंकि अब खाड़ी में ही ब्रिटेन ने बड़ी सैन्य तैनाती बढ़ाई है और ईरानी मिसाइल खतरे के बीच एयर डिफेंस भेजा है। एक और बड़ी खबर है, कई देशों में डिफेंस सिस्टम तैनात करने का दावा, जहां ड्रोन हमलों से निपटने की ब्रिटेन की तैयारी भी तेज हो चुकी है और मिडिल ईस्ट में सैन्य जमावड़ा और बड़ा। तो मिडिल ईस्ट में ही ब्रिटेन की जंगी तैयारी, खबर क्या है? खाड़ी देश में शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम तैनात ब्रिटेन कर रहा है। स्टामर ने बहरीन और कुवैत और सऊदी अरब में तैनाती की पुष्टि भी की है। ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों से बचाव के लिए ब्रिटेन का यह फैसला। ब्रिटेन ने कुवैत में रैपिड सेंट्री एंटी ड्रोन सिस्टम भेजने का ऐलान किया है। ब्रिटिश वॉरशिप HMS ड्रैगन पूर्वी भूमध्य सागर में तैनात किया गया है और साइप्रस की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त 500 एयर डिफेंस कर्मी भी भेजे गए। हालांकि क्षेत्र में पिछले 15 साल से सबसे ज्यादा यूके के लड़ाकू विमान तैनात किए गए हैं और यूके के पायलट्स करीब 900 घंटे उड़ान भरकर क्षेत्रीय सुरक्षा मिशन में जुटे हैं। एक क्रीट की नेवी बेस पहुंचा USS जेराल्ड फोर्ड और ईरानी हमले में आग लगने के बाद USS जेराल्ड फोर्ड की ये वापसी, करीब 9 महीने की तैनाती के बाद पोर्ट पर लौटा एयरक्राफ्ट कैरियर।
हालांकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की ताकत को यह बड़ा झटका है। दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है यूएसएस जेराल्ड फोर्ड। तो बेस पर लौटा यूएसएस जेराल्ड फोर्ड, जहां ईरानी हमले में आग लगने के बाद यूएसएस जेराल्ड फोर्ड की वापसी और भूमध्य सागर में नेटो बेस क्रीट पहुंचा यूएसएस जेराल्ड फोर्ड। हालांकि करीब 9 महीने की तैनाती के बाद पोर्ट पर लौटा है एयरक्राफ्ट कैरियर। यूएसएस जेराल्ड फोर्ड का लौटना अमेरिका की ताकत को बड़ा झटका है। जेराल्ड फोर्ड की वापसी से क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी कम हुई है। मिडिल ईस्ट में अब मुख्य रूप से यूएसएस अब्राहम लिंकन तैनात है। लेकिन अब हॉर्मूज की जंग और खाड़ी देश करेंगे हमला, ये आज की एक और सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की इसी जंग को लेकर बिगड़ते तनाव और बदलते हालात के बीच ही बड़े दावे भी किए जा रहे हैं। लेकिन हॉर्मूज की जंग और खाड़ी देश करेंगे हमला, जहां सबसे बड़ी खबर जंग के बीच अमेरिका की बड़ी तेल रिफाइनरी में धमाके को लेकर आई। वो खबर जहां टेक्सास की वेलेरो रिफाइनरी में भीषण आग लगी है और आसपास के इलाकों में धमाकों की आवाज सुनाई दी। पहले ये तस्वीर देखिए, क्योंकि इसी रिफाइनरी से रोज 4,35,000 बैरल तेल निकलता है। अब यूएस तेल रिफाइनरी पर आग का नया वीडियो देखिए। ये टेक्सास के आसमान के बाद फैले धुएं की वो तस्वीर है, जहां तेल रिफाइनरी में काम करते हैं 770 कर्मचारी और स्थानीय लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। आपको अमेरिकी रिफाइनरी में इस विस्फोट से जुड़ी 3 तस्वीरें एक साथ दिखा रहे हैं, जहां देखिए भीषण आग की वो तस्वीर और काले धुएं का वो गुबार। जहां ये हादसा है या हमला, ये एक बड़ा सवाल। और सुधाकर सर, हाई वैल्यू टारगेट्स अमेरिकी रिफाइनरी में विस्फोट बड़ा सवाल जरूर खड़े करते हैं, क्योंकि यहां अमेरिका को जिस लिहाज से टारगेट किया जा रहा है, उसमें अपनी ताकत और क्षमता के इन हमलों के जरिए जो संदेश दिए जा रहे हैं, क्या ये एक और हादसा है या महज हादसा है या हमला? यही इस वक्त इन तस्वीरों के साथ एक बड़ा सवाल। सुधाकर सर, एक सैनिक होने के नाते मैं हर हादसा को एक हमला सोचूंगा और मानूंगा, और वैसे ही हमें सिक्योरिटी की हैसियत से तैयार रहना निहायत आवश्यक है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वेनेजुएला में जब आप और मैं ये चर्चा कर रहे हैं आपके चैनल के जरिए से, आज के दिन में हिजबुल्ला और IRGC की जो प्रेजेंस है ये काफ़ी तादाद में पिछले 3-4 महीने में बढ़ गए हैं। पहले 2,000-3,000 थे, मेरे खबर के मुताबिक ये 14 से 15,000 हो गए हैं। कुछ छोटे छोटे टोली बना के ये मेक्सिको होते हुए USA के अंदर पेनिट्रेट किए हैं, नंबर 1। नंबर 2 चीज़ जो है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में इस किस्म की जो ब्लास्ट होता है बहुत कम रिपोर्ट हुआ है। ये इस किस्म की ब्लास्ट है। यकीनन आप कह नहीं सकते हैं कि ये एक हमला किया गया है, लेकिन हमला मान के चलना पड़ेगा, तब जाके आप सही जड़ पे पहुंच पाएंगे। इन्वेस्टिगेशन इसके ऊपर होना निहायत ज़रूरी है। मुझे लग रहा है कि टेक्सास जहाँ पे ये रिफाइनरी है, इसके आसपास पे बड़े सारे टेक्सास रिफाइनरी हैं। ये सारे बेल्ट को ये टारगेट करने की कोशिश कर रहा है कौन? हिजबुल्ला और IRGC। इसलिए अमेरिका को पूरा एकदम अलर्ट रहना निहायत आवश्यक है, ताकि वो अंदर मेनलैंड हिंटरलैंड की तरह ज़्यादा प्रवेश न कर जाए। बैक टू यू सुरभि। थैंक यू सुधाकर सर, थैंक यू अशोक सर फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। क्योंकि लगातार आ रहे इन दावों और खबरों के बीच ये बड़े सवाल हैं कि आखिर किस तरीके से बिगड़ते हालात के बीच में भी अब जंग खत्म करने का अमेरिका ने संदेश भेजा। और यही एक और बड़ी खबर है, क्योंकि ईरान ने सीधी बातचीत से तो इनकार किया, अब मध्यस्थ देशों के जरिए वॉशिंगटन का यह प्रस्ताव पहुंचा है, जहां हमले पर कड़ा जवाब देने की ईरान की चेतावनी और ट्रंप के सीधे संपर्क के दावे पर उठे सवाल। हालांकि ईरान अमेरिका में डायरेक्ट बातचीत नहीं, क्योंकि अमेरिका ने दूसरे देशों के जरिए बातचीत के संदेश भेजे और अमेरिका के साथ कोई सीधी बातचीत नहीं हुई। अमेरिकी संदेशों का जवाब देश की नीति के अनुसार और ऊर्जा ठिकानों पर हमले के जवाब में कड़े जवाब की वार्निंग। हालांकि हॉर्मूज और जंग खत्म करने की शर्तों पर ईरान का रुख पहले जैसा, क्योंकि ट्रंप के बयान से दुनिया के शेयर बाजार में उछाल, जहां 1500 अंकों की बढ़त के साथ भारतीय बाजार खुला और S&P 500 में 1.15% की उछाल दर्ज की गई है, जबकि डाउ जोन्स ने भी 1.38% की तेजी दर्ज की है। तो ट्रंप के बयान से बाजार का मूड कैसे बदल रहा है, यही इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि अमेरिकी डाउ जोन्स में 1.38% का उछाल, जबकि S&P 500 में भी 1.15% की तेजी दर्ज हुई है और नैस्डैक में 1.38% की बढ़ोतरी, जबकि 1500 अंकों की उछाल से भारतीय बाजार खुला। यूरोप के बाजार में भी बढ़त दर्ज की गई है। आपको बता दें, बाजार में $580 मिलियन की ट्रेडिंग, जहां ट्रंप के पोस्ट से 15 मिनट पहले
लगाया और 6200 ब्रेंट और WTI फ्यूचर्स का ये कारोबार। कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट दर्ज हुई है। इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर भी सवाल खड़े हुए हैं। यानी तेल पर सट्टा ट्रंप के करीबियों का खेल, ये एक बड़ा सवाल। ट्रंप ने ईरान से सकारात्मक वार्ता का दावा किया और ऐलान से पहले $580 मिलियन की ट्रेडिंग। ऑयल और S&P 500 फ्यूचर्स में बड़ा दाव, जहां 1 मिनट में $580 मिलियन की ट्रेडिंग हुई और बड़े दाव से इनसाइडर ट्रेडिंग को लेकर उठे सवाल। और अब देखिए किस तरीके से हॉर्मूज की इस जंग और खाड़ी देशों की तैयारी को लेकर ही आज बड़ी खबर है। लेकिन नहीं रुकेगी जंग और नेतन्याहू का यही है ऐलान, क्योंकि खबर आपको बता दें, ट्रंप के ऐलान के बाद इजराइल ने बहुत बड़ा हमला किया है और ये तेल अवीव में ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। तेल अवीव में सुने गए 8 धमाके, यही रिपोर्ट में दावा किया गया, जबकि IDF का दावा है सभी मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया। अब क्लस्टर म्यूनिशन के हमलों से तेल अवीव कैसे दहला। बैलिस्टिक मिसाइलों में क्लस्टर म्यूनिशन तैनात। तेल अवीव पर 12 घंटे में 3 बार हमले हुए हैं। 24 घंटे में इजराइल पर 63 बार हमले। खबर वेस्ट बैंक पर ईरान के बड़े हमले को लेकर, जहां वेस्ट बैंक में रिहायशी इलाकों पर अटैक और मिसाइल के टुकड़े गिरने से कुछ घरों को पहुंचा नुकसान। इजराइल के अलग अलग इलाकों पर हमले तेज हो चुके हैं। हाइफा के आसमान में भी ईरानी मिसाइल दिखी है। एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइलों को नष्ट किया गया। इजराइल ने अचानक लेबनान पर हमले तेज कर दिए और बेरूत में इजराइल का यह विध्वंसक वार है, जहां अलमाना गैस स्टेशन पर हमले की खबर और अल रशीदिया कैंप पर भी बमबारी। इजरायली हमलों से दहले दक्षिणी लेबनान की तस्वीर है, जहां अल अमाना गैस स्टेशन पर यह सबसे नया हमला है। रिहायशी इमारतों पर बमबारी की खबरें हैं। IDF का दावा यह है कि हिजबुल्लाह के सेंटर पर अटैक किया गया। विध्वंसक हमला, जहां खियाम के इलाके पर जबरदस्त बमबारी और यह हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर को तबाह करने का दावा है। सर्विलेंस बिल्डिंग को भी निशाना बनाया।